नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति प्रियतमा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे ना जाने क्या हो जाता है, मैं मन ही मन सविता की खूबसूरती से ईर्ष्या करती हूँ। हालांकि मैं और सविता आपस में अच्छी दोस्त हैं। हमारे पतियों की भी आपस में बनती है और बच्चों की भी आपस में दोस्ती है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। मेरा और सविता का परिचय विवाह पूर्व का है। हम दोनों शहर के एक ही मोहल्ले की हैं। हम दोनों ही युवतियाँ मोहल्ले के मनचले युवकों की धड़कनें हुआ करती थीं। लोगों को यह बता पाना मुश्किल था कि हम दोनों में से कौन अधिक सुंदर है। संयोग देखिए, हम लोगों का विवाह भी एक ही साथ एक ही शहर में, यहाँ तक कि एक ही मोहल्ले में हुआ। तारीख भी एक ही, बस महीने में फ़र्क था। मेरी शादी जनवरी में हुई थी तो सविता की शादी फरवरी में। शादी के बाद मोहल्ले वालों को भी यह बता पाना मुश्किल था कि कौन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज हम लोगों की शादी हुए 15 साल हो गए हैं। हम दोनों के ही 3-3 बच्चे हैं। पर इस समय के अंतराल ने जहाँ मुझ में काफ़ी परिवर्तन ला दिया है, वहीं सविता के यौवन और सौंदर्य को मानो समय से कोई मतलब ही ना हो। कैसे संभाल रखा है उन्होंने अपनी इस खूबसूरती को, कुछ समझ में नहीं आता है। और उनके पति राजेश आज भी उनके उतने ही दीवाने हैं जितने 15 साल पहले थे। उनका अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस है, पर ऑफिस जाने तक वे अपना पूरा समय सविता के साथ ही व्यतीत करते। ऑफिस से भी 2 बार फ़ोन अवश्य करते। जब तक उनका फ़ोन नहीं आता सविता लंच नहीं लेती, और फिर ऑफिस से आने के बाद तो दोनों की जोड़ी हर समय साथ ही दिखाई देती। यदि कहीं किसी जगह केवल महिला कार्यक्रम का आयोजन होता तो आयोजन समाप्त होने से पूर्व ही राजेश वहां उन्हें लेने के लिए मौजूद होते। इस बात का उनका काफ़ी मजाक भी बनता, जिसे सुनकर सविता के गाल लाज से लाल हो उठते। इधर मेरे पति का यह हाल था कि एक तो वे डॉक्टर और वे भी दिल के, व्यस्तता का कोई अंत नहीं। रात में भी मरीज उनकी जान नहीं छोड़ते। अक्सर कोई ना कोई इमरजेंसी केस आता रहता, इसीलिए पार्टियों में भी अक्सर मुझे अकेले ही जाना पड़ता। हालांकि राजेश और सविता मेरे साथ होते, पर उस प्रेमी युगल की गुटरगू मुझे मन से एकदम अकेला कर देती। मुझे इस सब का कारण उनकी बेइंतहा खूबसूरती ही लगती। पर उनकी खूबसूरती का राज क्या है, यह जानने की उत्सुकता मुझे ही नहीं, पूरे मोहल्ले की महिलाओं को रहती थी। तभी तो एक दिन महिला कार्यक्रम में एक महिला ने उनसे यह पूछ ही लिया, सविता जी, आखिर आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है और आप इसके लिए क्या करती हैं? यह आज आपको बताना ही पड़ेगा। सविता शर्माते हुए बोली, कुछ भी नहीं। हाँ, कभी कभार अगर थोड़ी सी मोटी हो जाती हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, पर ये तुरंत कहते हैं कि आजकल तुम्हारा वजन कुछ ज़्यादा हो रहा है। तब मैं 2-4 दिन इनके साथ वॉक पर जाती हूँ और सब ठीक हो जाता है। मैं कभी कभी इनसे पूछती भी हूँ कि आपको कैसे पता चल जाता है, तो ये कहते हैं कि जाने मन तुम्हारी छवि मेरी आँखों और दिल में इस कदर बसी हुई है कि उसमें ज़रा सा भी परिवर्तन मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। अब मेरी समझ में आ गया कि सविता की खूबसूरती का राज क्या है। वे पति प्रियतमा हैं।
मेरी माँ कहा करती थी कि जिस स्त्री का पति उसे अधिक प्यार करता है उसके चेहरे पर एक अजीब सा सौंदर्य रहता है, और सविता शायद उसी सौंदर्य की स्वामिनी है। मैंने घर जाकर अपने स्थूल होते शरीर को देखा और अपनी उपेक्षा का अनुभव किया। रात को मैंने अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछा, सुनिए, मैं मोटी हो गई हूँ ना? उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, नहीं तो। मैं उनके इस उत्तर पर गुस्से से बिफर उठी। क्या खाक नहीं पता है, इन 15 सालों में मेरा वजन लगभग 5 किलोग्राम बढ़ गया है। पर आपको क्या, आपको मेरी कोई परवाह क्यों होने लगी? आपके घर का काम सुचारू रूप से जो चल रहा है, एक सविता है, उनके पति को उनका इतना ध्यान रहता है कि 500 ग्राम वजन भी बढ़ता है तो वे बताते हैं, और आप 5 किलोग्राम वजन बढ़ने पर भी कह रहे हैं नहीं तो। मेरे पति बोले, वजन बढ़ गया है तो क्या हुआ, कोई बीमारी तो है नहीं। 15 वर्ष पूर्व तुम नववधू थी, अब गृहिणी, और किशोर होते हुए बच्चों की माँ हो। हर उम्र की एक गरिमा होती है, इसमें परवाह न करने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम तो मुझे हर समय हर अवस्था में अच्छी लगती हो। मैं अपने पति की इस बात पर चुप तो हो गई, पर मेरे मन में यह बात घर कर गई कि सविता पति प्रियतमा है, और इसका उदाहरण मुझे समय समय पर मिलता रहता। अगर मैं कभी बच्चों के स्कूल न जाने पर बच्चों की एप्लीकेशन देने सुबह सुबह उनके घर जाती तो वे मुझे एक खूबसूरत नाइटी पहने करीने से तैयार मिलती, जबकि सुबह की व्यस्तता के चलते मैं काफ़ी अस्त व्यस्त रहती। जब मैंने फिर उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उसी मोहक मुस्कान से उत्तर मिला, सुबह की चाय यही बनाते हैं, कहते हैं कि फ्रेश होकर जल्दी तैयार होकर आओ। तैयार होकर इनके हाथ से चाय का कप लेती हूँ, चाय पीकर बच्चों की तैयारी में लग जाती हूँ। सुबह चाय की उम्मीद करना तो इनसे व्यर्थ था, पर एक दिन मैं थोड़ा जल्दी उठकर पहले तैयार हुई और फिर चाय का कप लेकर इनके पास गई तो ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? कहीं जा रही हो क्या, या कोई आने वाला है? मैं इनकी इस टिप्पणी पर नाराज हो गई और बोली, क्यों, क्या तैयार होकर कोई गुनाह किया है? यह कहने के साथ ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर मेरे पति बोले, भाई ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम रोने लगी? मैं अपने रोने का कारण जब तक इन्हें समझाती उसके पहले ही अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आ गई और ये अस्पताल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। एक बार सविता बीमार पड़ी तो मैं उन्हें देखने गई। आप विश्वास कीजिए, ऐसा लग रहा था कि पिक्चर की शूटिंग होने वाली हो। बढ़िया बिस्तर पर करीने से कपड़े पहने वह होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए वे लेटी थीं। चेहरे पर बुखार की तपिश जरूर लग रही थी, पर वह भी उनकी सुंदरता को द्विगुणित कर रही थी। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछ ही लिया, आप बीमारी में भी तैयार रहती हैं? इसका उत्तर मुझे उनसे उनके चिर परिचित अंदाज में ही मिला। ये कहते हैं, तुम्हारा उतरा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मुझे तैयार रहना पड़ता है। सविता के बाद मैं बीमार पड़ी तो मैंने भी सोचा कि सविता की तरह सज संवर कर रहूं, पर वायरल की कमजोरी की वजह से मुझसे तो उठा भी नहीं गया। मैं इनसे बोली, चेहरा बहुत खराब लग रहा है। ये बोले, नहीं तो। मैं झुंझलाई, नहीं तो क्या?
मैं शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ और आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं नहीं तो। ये बोले तो क्या कहूँ? अरे बीमार हो तो बीमार लग रही हो, ठीक हो जाओगी तो फिर पहले की तरह हो जाओगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मैं सारी शॉपिंग भी अकेले करती, पर अकेले साड़ी खरीदना मुझे खल जाता। लगता कोई तो बताने वाला हो कि मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा, पर इनके पास समय कहाँ। एक दिन मैंने सविता से अपनी परेशानी बताई तो वे बोली कल हम दोनों जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिएगा। मैं उन लोगों के साथ चली तो गई, पर मन ही मन कुढ़ती रही। सविता कोई साड़ी पसंद कर अपने ऊपर रख राजेश को दिखाती तो वे उसके बारे में अपनी राय बताते हुए कहते नहीं जानू, यह तुम पर ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, यह बहुत अच्छी लग रही है आदि। राजेश को ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को 10-12 साड़ियाँ ब्राइट कलर की दिलवाईं। मैं इतने ब्राइट कलर नहीं पहनती, पर उन दोनों ने जिद करके मुझे भी 2-3 साड़ियाँ ब्राइट कलर की दिलवा दी। मैंने कहा भी मैं ब्राइट कलर नहीं पहनती हूँ। वे लोग बोले क्यों नहीं पहनती, अभी आपकी उम्र ही क्या है, और फिर ब्राइट कलर पहनने से इंसान की उम्र भी कम दिखती है। मैं उनके कहने पर उन साड़ियों को घर ले आई, पर जब उन्हें अपने पति को दिखाया तो वे बोले किसी को देने के लिए लाई हो क्या? मैंने कहा मतलब? वे बोले तुम इतने ब्राइट कलर नहीं पहनती हो इसीलिए। पहले नहीं पहनती थी तो क्या अब नहीं पहन सकती? सविता पहनती है कि नहीं? हम दोनों हम उम्र की तो हैं। मेरी इस बात पर वे हंस पड़े। ठीक है, यह बात है तो पहनो भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं उन साड़ियों को नहीं पहन पाई। जब भी पहनने का मूड बनाती तो लगता मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेंगी। हम उम्र होने से क्या हुआ, सविता की बात और है। 3-4 महीने पहले वे सीढ़ियों से गिर पड़ी। हाई हील सैंडल पहने थी, बैलेंस बिगड़ गया। फूले और दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। बिस्तर से हिलना डुलना मना हो गया। राजेश बड़े मनोयोग से पत्नी की सेवा करते। हम लोग भी जब तब उनका हालचाल लेने जाते रहते। कुछ समय बाद उनकी हड्डी तो जुड़ गई, पर शायद लेटे रहने अथवा अच्छी सेवा के कारण वे थोड़ी स्थूल हो गईं। मैं जब उनका हालचाल लेने जाती तो वे अपनी स्थूलता के कारण चिंतित दिखाई देती। मैं उन्हें समझाती आप इतनी मोटी नहीं हो गई हैं, और फिर जब आप सामान्य जीवन जीने लगेंगी तो फिर से छरहरी काया की स्वामिनी हो जाएंगी। मेरी बात पर वे फीकी हंसी हंस देती। समय बीतता गया, उनका जीवन सामान्य हो चला था, पर स्थूलता में खास परिवर्तन नहीं आया था। एक दिन दोपहर में मैं उनके घर गई। काफ़ी गपशप होती रही। उनकी सास भी आकर बैठ गई। नौकर चाय नाश्ता ले आया। नाश्ते में गुलाब जामुन भी थे, घर के बने हुए। सविता की प्रिय डिश, जिसे बनाना और खाना दोनों ही उन्हें अत्यधिक प्रिय था। नौकर जब उनको गुलाब जामुन देने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। बोली थोड़ी चीनी और चिकनाई कम कर दी है, दिन पर दिन मोटी होती जा रही हूँ। मैंने कहा ऐसा भी क्या, यह तो आपकी प्रिय डिश है, लीजिए ना। मेरे और उनकी सास के आग्रह करने पर उन्होंने गुलाब जामुन ले लिए। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि राजेश बाहर से आ गए। सविता को गुलाब जामुन खाते देखकर तमा गए। तुम गुलाब जामुन खा रही हो, कितनी बार कहा कि जवान पर कंट्रोल रखा करो, और
माँ तुमसे भी मैंने कह रखा है कि देखा करो कहीं ये मीठी और चिकनी चीज़ें तो नहीं खा रही। मैं थोड़ा किनारे बैठी थी, इसीलिए उनकी नज़र अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। अचानक जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वे संभल गए। अपने सर को मृदु बनाकर बोले, जानू तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया है ना। और फिर वे भीतर चले गए। मैं पूरी घटना से एकदम अचकचा गई थी। राजेश जी का इतना गुस्सा मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने सविता से पूछा, क्या हुआ है आपको, डायबिटीज वगैरह हो गई है क्या? सविता, जो अपने पति के व्यवहार पर एकदम क्रोधित थी, बोली, डायबिटीज़ नहीं, मोटापा हुआ है, मोटापा। अब क्या करूं अगर मोटी हो गई हूं? डॉक्टर कहते हैं 35 साल के बाद औरतें थोड़ी मोटी हो जाती हैं और फिर दवा का भी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत मीठे और चिकनाई का त्याग करने से नियंत्रण हो सकता है। इसी कारण मुझे मीठी और चिकनी चीज़ें छूने के लिए भी नहीं मिलती हैं। केवल उबला खाना, सब कुछ इनकी मर्जी का करना पड़ता है। मेरी अपनी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जो इन्हें पसंद है वही पहनो, जो ये कहें वही खाओ, जैसे इनका मन है वैसे रहो। भला यह भी कोई जिंदगी है? और सविता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं उस पति प्रियतमा का चेहरा मायूस होते देखती रही। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।